In this video, you will learn about the K-map. What is K-map and what is two-variable K-map? How we can solve two-variable K-map. So K-map, K-map ये एक ऐसा मेथड है जिसकी सहायता से हम किसी भी बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं. मिनिमाइज इन द टर्म्स कि अगर हमारे पास कोई लार्ज बूलियन फंक्शन है तो हम उसको पहले क्या करते थे कि बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से हम उसको रिड्यूस करते थे. लेकिन अब क्या है कि हम एक ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे. दैट मेथड इज नोन एज के मैप. तो उस ग्राफिकल मेथड को यूज करके हम उस बूलियन फंक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. बेसिकली this is based on the gray code. So this is the important condition when we are applying or when we are solving any function using the K method. Function must be in standard format. स्टैंडर्ड फॉर्मेट मीन्स क्या है यहाँ पे कि फंक्शन हमारा या तो एसओपी की फॉर्म में होना चाहिए या फिर पीओस की फॉर्म में होना चाहिए. एसओपी मीन्स फंक्शन या तो मिन टर्म्स की फॉर्म में होना चाहिए या फिर हमारा फंक्शन क्या है मैक्स टर्म की फॉर्म में होना चाहिए. जब हमारा फंक्शन मिन टर्म या मैक्स टर्म की फॉर्म में होगा तो हम उसकी जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को के मैप में पुट कर सकते हैं और उसे सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन विद द के मैप व्हेन वी आर सॉल्विंग आवर बूलियन फंक्शन यूजिंग के मैप. तो इसको और समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने ये एफ ए बी. इट मीन्स ये क्या है, ये टू वेरिएबल फंक्शन है. ये एक टू वेरिएबल फंक्शन है. दिस इज इक्वल टू समेशन 0 1 2. तो एफ इज इक्वल टू समेशन 0 1 2. तो ये आपका क्या है एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है. और सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में इसकी 0 1 2 ये क्या है मिन टर्म्स दी हुई है. तो इस फंक्शन को अगर हम बुलन फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं. 0 के करस्पॉन्डिंग ए बार बी बार, 1 के करस्पॉन्डिंग ए बार बी, 2 के करस्पॉन्डिंग ए बी बार, यानी कि ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार. तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को मिन टर्म की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो फंक्शन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जरूरी चीज है कि के मैप होता क्या है और कैसे हम उसे यूज करके फंक्शन को सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर टू वेरिएबल फंक्शन लिया है तो टू वेरिएबल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें टू वेरिएबल के मैप की जरूरत पड़ती है. तो टू वेरिएबल के मैप का मतलब क्या है कि 2 की पावर 2. यहाँ पे कितना वेरिएबल है, टू वेरिएबल. तो 2 की पावर 2, टू वेरिएबल. ओके. तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4. तो हमारे पास क्या होगा, ये 4 स्क्वायर का एक ग्राफ आप इसे समझ सकते हैं. हमारे पास क्या होगा 4 स्क्वायर होंगे. 2 की पावर 2 मीन्स 4 वेरिएबल मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो उसके लिए हमने क्या करा, ये 4 स्क्वायर ले लिया. तो अब इस 4 स्क्वायर में हम वैल्यूज को लिखते कैसे हैं, तो जो सबसे पहला हमारा मिन टर्म होगा एम नॉट. ओके. तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एम नॉट आ जाएगा, फिर M1 आ जाएगा, फिर M2 आ जाएगा और यहाँ पे आपका M3. तो ये जो हमारी पोजीशंस हैं ये एम नॉट मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को रखने की है, ये M1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करने की है, ये M2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करने की है और ये M3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को पुट करने की है. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो. अगर आप डेसिमल नंबर में बात करें तो दिस मिन टर्म इक्विवेलेंट टू द 0 डेसिमल नंबर, 1 डेसिमल नंबर, 2 डेसिमल नंबर और 3 डेसिमल नंबर. और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पे फंक्शन को अपना ड्रॉ कर लिया है. ए और बी दोनों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है. तो यहाँ पे इसको 0 वैल्यू दे दी. बी की वैल्यू क्या है 0 है इस पर्टिकुलर उसके लिए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1 है. इसी तरीके से ए की वैल्यू क्या हो सकती है 0 और 1. तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी. अब आप यहाँ से भी जो अंदर वाली टर्म्स हैं आप उन टर्म्स को इनकी हेल्प से भी डिफाइन कर सकते हैं. तो ये क्या होगा, जो पहला स्क्वायर होगा ये स्क्वायर, इस स्क्वायर में टर्म होगी 0 0. इन दोनों 0 के करस्पॉन्डिंग क्या टर्म होगी 0 0, दैट इज M0. अब इस स्क्वायर की टर्म क्या होगी 0 1. ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1. तो यहाँ पे हमारी क्या टर्म बन गई 0 1. 0 1 किसके इक्विवेलेंट है M1 के. सेम हम यहाँ पे देख सकते हैं A1 की वैल्यू क्या है 1
और ये वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे क्या हमें वैल्यू मिल गई, बाइनरी नंबर क्या मिल गया 10। तो 10 किसके करस्पॉन्डिंग है M2 मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली हेयर वी कैन चेक, हमें वैल्यू क्या मिलेगी A की 1 और B की 1। तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। तो 1 1 के करस्पॉन्डिंग जो मिन टर्म होगी वो क्या होगी M3, और अगर हम डेसिमल नंबर देखें तो वो क्या होगा 3। तो ये किसी भी टू वेरिएबल के मैप को डिफाइन करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो हमेशा जब भी हमें टू वेरिएबल के मैप बनाना है तो वो इसी तरीके से बनेगा। ये फिक्स है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और वैल्यूज जो होंगी उसी तरीके से पुट की जाएगी। अब हम इस फंक्शन में देखते हैं, इस फंक्शन की हेल्प से हम देख सकते हैं कि 0 1 2, तो इन तीनों मिन टर्म के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमें गिवन है। तो ये हमें मालूम है कि ए बार बी बार, अगर हम फंक्शन को एसओपी की फॉर्म में ले रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में ले रहे हैं, तो हर इंडिविजुअल टर्म जो है हमारी ए बार बी बार, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो हर इंडिविजुअल टर्म की वैल्यू 1 होती है। तो इस टर्म की वैल्यू भी 1 होगी, इस टर्म की वैल्यू भी 1 होगी, और इस टर्म की वैल्यू भी 1 होगी। तो इसलिए हमारा 0 1 2 पोजीशन पे हम क्या करेंगे, इस मैप में 1 1 1 पुट कर देंगे। तो 0 पोजीशन पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 पोजीशन पे भी 1 आ जाएगा, और 2 पोजीशन पे भी 1 आ जाएगा, और 3 पोजीशन पे भी 1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। इसके लिए ये हमने टू वेरिएबल के मैप ड्रॉ कर लिया है, ए वेरिएबल बी वेरिएबल 0 1 0। तो हमारा 0 पोजीशन पे 1 है, 1 पोजीशन पे 1 है, और 2 पोजीशन पे 1 है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि हम, अगर मैं खाली सिर्फ टू वेरिएबल के मैप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम या तो एक पेयर बना सकते हैं या फिर हम एक क्वाड बना सकते हैं। तो पेयर हम कैसे बनाते हैं कि जैसे जो एडजेसेंट वन है, जितने भी एडजेसेंट वन है उनके साथ में हम पेयर बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक पेयर बना सकते हैं दोनों को कंबाइन करके। तो यहाँ पे ये हमने एक पेयर बना दिया, इसको कंबाइन कर दिया। अब ये सॉल्व कैसे होगा देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू 0 है, तो जो वैल्यू कांस्टेंट है, जब हम यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो बी की वैल्यू क्या है चेंज हो रही है, बट ए की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है। इसीलिए जब मैं इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करूंगा तो जो कॉमन होगा वो तो हमें एज इट इज मिल जाएगा, और बाकी वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी रिड्यूस हो जाएंगी। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, हम देख सकते हैं ए की वैल्यू कॉमन है इन दोनों टर्म्स के लिए, और बी की वैल्यू क्या है चेंज हो रही है। तो ए की वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, ए क्या है 0। तो 0 के करस्पॉन्डिंग ए की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बार। तो जब मैं इस पेयर को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी ए बार। दूसरा तरीका से सॉल्व करने का ये है कि आप इसके करस्पॉन्डिंग टर्म ले लें। इसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या होगी, आप बुलन फॉर्म में रख के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। 0 के करस्पॉन्डिंग टर्म हो गई ए बार बी बार, और 1 के करस्पॉन्डिंग टर्म हो गई आपकी ए बार बी। अगर आप इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए बार कॉमन आ जाएगा, और बी प्लस बी बार क्या हो जाएगा 1, बी प्लस बी बार 1 हो जाएगा, और ए बार आपका कॉमन रह जाएगा। तो आपका क्या बचेगा इन दोनों टर्म को सॉल्व करके सिर्फ ए बार। तो आप इसको इस तरीके से भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन बूलियन फंक्शन से वेरीफाई करने की सी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बात वही है कि आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं उसे सॉल्व करने में। तो डायरेक्टली ये सिर्फ आपको वेरिफिकेशन के लिए बताया है, तो आप इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या, जो हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू हम क्या ले लेंगे यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पेयर यहाँ भी बना सकते हैं। ये हमने एक पेयर बना लिया इन दोनों 1 1 को कंबाइन करके। अब इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, ए की वैल्यू चेंज हो रही है, और यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू कांस्टेंट है, और बी की वैल्यू क्या है 0। तो 0 को करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी बार। तो जब हमने इस पेयर को सॉल्व करा तो हमें वैल्यू क्या मिल गई ए बार। जब हमने इस पेयर को सॉल्व करा, ये जो पेयर बनाया इससे हमें वैल्यू क्या मिल गई बी बार। अब इस फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा, फंक्शन का रिजल्ट होगा एफ इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि वैल्यू को हमने यहाँ पे जो हमारा बूलियन फंक्शन है उसकी वैल्यूज को के मैप में पुट करा, और के मैप में पुट करके हम इजीली कम टाइम में रिजल्ट को निकाल सकते हैं। द आंसर इज एफ इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जब भी हम
पेयर की हेल्प से के मैप को सॉल्व करते हैं, यानी कि हम के मैप में कोई भी पेयर बनाते हैं और फंक्शन को सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है कि एक वेरिएबल कम हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल फंक्शन में यहाँ पे मैं इस टर्म को पेयर की हेल्प से सॉल्व कर रहा हूँ। तो पेयर की हेल्प से सॉल्व करने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही वेरिएबल बच रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, एक वेरिएबल रिड्यूस हो जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी हम पेयर बनाएंगे तो जितना भी वेरिएबल फंक्शन होगा, वो चाहे आपका टू वेरिएबल हो, चाहे थ्री वेरिएबल हो या फोर वेरिएबल हो, अगर हम थ्री वेरिएबल फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे एक वेरिएबल कम हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल बचेंगे। यहाँ पे क्या है, ये टू वेरिएबल फंक्शन है तो एक वेरिएबल कम हो जा रहा है और सॉल्व करने पर सिर्फ एक वेरिएबल बच रहा है। ऐसे ही अगर फोर वेरिएबल के मैप होगा तो उस केस में क्या होगा कि जब भी हम पेयर बनाएंगे तो हमारे पास कितने, सिर्फ तीन वेरिएबल बचेंगे और एक वेरिएबल हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हम इसमें पेयर कैसे कैसे बना सकते हैं, इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये अनदर एग्जाम्पल लिया है। सपोज अब क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो उस तरीके से दिया हुआ है कि जीरो पोजीशन पे बने और टू पोजीशन पे बने, यानी कि जीरो और टू पोजीशन के करस्पॉन्डिंग टर्म हमें दी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक हम पेयर बना सकते हैं। जब हम ये पेयर बनाएंगे, ए की वैल्यू चेंज हो रही है, बी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल टू बी बार। तो ये पेयर बनाया एफ इक्वल टू बी बार। सेकेंड केस देखते हैं। वन वन इस पोजीशन पे लिया गया है, तो हम यहाँ पे एक पेयर बना सकते हैं। इस केस में वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ए बार, एफ इक्वल टू ए बार। अगर हमें पेयर बनाते हैं एफ इक्वल टू ए बार। थर्ड केस देखते हैं। यहाँ पे वन वन दिया हुआ है और हमने यहाँ पे एक पेयर बनाया। तो हमने यहाँ पे एक पेयर बनाया, ए की वैल्यू चेंज हो रही है और बी की वैल्यू क्या है, वन है, तो एफ इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एफ इक्वल टू बी, एफ इक्वल टू बी। तो हम इस पेयर को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट केस देखते हैं। हमारी वन वन की पोजीशन क्या है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, जब मैं यहाँ पे एक पेयर बनाऊंगा, ये पेयर बना लिया, तो अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है, और बी की वैल्यू क्या है, जीरो टू वन चेंज हो रही है। तो ए की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ए की क्या है, वन है, तो एफ इक्वल टू क्या मिलेगा, ए मिलेगा, एफ इक्वल टू ए। इसमें क्या है, चारों पोजीशन पे बन दिया हुआ है। अब चारों पोजीशन पे बन दिया है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ने क्या बताया था, हम तीन चीजें बना सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं, हम क्वाड बना सकते हैं और हम टॉप बना सकते हैं। पेयर आप समझ ही गए हैं कि दो टर्म को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या है, पेयर बनेगा। लेकिन अगर हम फोर टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, क्वाड बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, फोर एडजेसेंट वन है हमारे पास, फोर एडजेसेंट वन है, तो हम इन फोर वंस को क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जब हम चार वन को कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, एक क्वाड कहलाता है। और जब भी हम क्वाड बनाते हैं तो हमारे दो वेरिएबल रिड्यूस होते हैं। जब भी हम क्वाड बनाते हैं तो हमारे दो वेरिएबल रिड्यूस होते हैं। पेयर के केस में एक वेरिएबल रिड्यूस होता है और क्वाड के केस में दो वेरिएबल रिड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा फंक्शन टू वेरिएबल फंक्शन ही है और हमने क्वाड बना दिया है, तो दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ इक्वल टू वन। द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर केस इज एफ इक्वल टू वन। आप इसको बूलियन अलजेब्रा के थ्रू भी सॉल्व करके देख सकते हैं। जब आपके फंक्शन में चारों टर्म होंगी और आप उसे बूलियन अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर विल बी एफ इक्वल टू। अब हम दूसरा केस लेते हैं, इफ फंक्शन इज इन फॉर्म ऑफ पीओस। उससे पहले हम क्या कर रहे थे कि अगर फंक्शन एसओपी की फॉर्म में है, मिनटर्म की फॉर्म में है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग के मैप। अब जो केस लिया है इसमें फंक्शन हमारा क्या है, पीओएस की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि मैक्सटर्म की फॉर्म में है। तो मैक्सटर्म की फॉर्म में अगर फंक्शन है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा फंक्शन है, एग्जाम्पल लिया है एफ इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो वन टू। तो जीरो वन टू टर्म है, फंक्शन लिया हुआ है ये मैक्सटर्म की फॉर्म में। तो जीरो के करस्पॉन्डिंग मैक्सटर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, वन के करस्पॉन्डिंग मैक्सटर्म ए प्लस बी का बार,
और 2 के करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म ए बार प्लस बी। तो ये हमारा फंक्शन इस तरीके से हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम। अब प्रोडक्ट ऑफ सम में हमें मालूम है कि इस जीरो का मीनिंग क्या है। जीरो का मीनिंग क्या है कि इस इंडिविजुअल टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो। इस इंडिविजुअल टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है, जीरो। इस इंडिविजुअल टर्म की जो वैल्यू है वो जीरो, यानी कि ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या है, अगर हम इसे देखें मैक्स टर्म की फॉर्म में, जीरो। इस टर्म की वैल्यू भी जीरो और इस टर्म की वैल्यू भी जीरो। तो इस केस में जब हम के मैप को सॉल्व करेंगे तो हम क्या सॉल्व करेंगे, हम वन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम किसको सॉल्व करेंगे, हम जीरो को सॉल्व करेंगे। मैप वही रहेगा बट वैल्यू पुट करने का तरीका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा पोजीशन वही रहेंगी, ए बी 4 स्क्वायर है, 0 1 वैल्यू है, 0 1 वैल्यू है, तो ये पोजीशन वही है बट जो हम इनके अंदर की वैल्यू को पुट कर रहे हैं वो क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो अब यहाँ पे 0 0 पोजीशन 0 0, यानी कि जो जीरो मैक्स टर्म है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यहाँ पे जीरो, जीरो की वैल्यू दी गई है। तो जीरो की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, वन नहीं होगी, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, पीओएस की फॉर्म में है। तो इस केस में इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे हमने जीरो पुट कर दिया, जीरो पोजीशन पे। अब M1 मैक्स टर्म पे अगर हम लें तो उस पर भी हमारा क्या आ जाएगा, M1 मैक्स टर्म दिया हुआ है यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, M2 मैक्स टर्म देखें अगर हम 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो 1 1। M3 मैक्स टर्म देखें तो M3 मैक्स टर्म गिवन नहीं है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, वन पुट कर देंगे और हम उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो जो हमारी वैल्यू, जो हमारी मैक्स टर्म दी हुई होंगी उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, मैथ में जीरो पुट कर देंगे। ओके। अब इसको हम सॉल्व भी करेंगे तो क्या, हम जीरो को पेयर करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम जीरो का पेयर बनाएंगे और जीरो का पार्ट बना सकते हैं। इस केस में देखिए एक पेयर यहाँ बन जाएगा और एक पेयर हमारा यहाँ बन जाएगा। जब ये वाला पेयर बनाया तो ए की वैल्यू क्या है, 0 to 1 चेंज हो रही है और बी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो बी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा इस केस में, एफ इक्वल टू बी मिल जाएगा। हमें ध्यान क्या रखना है कि हम मिड टर्म को सॉल्व कर रहे हैं या हम मैक्स टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। ओके। तो इस केस में हमें बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जीरो को लेकर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल गई, अगर हम इस पेयर को सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू मिल गई। अब यहाँ एक पेयर बनाते हैं, यहाँ जब एक पेयर बनाएंगे बी की वैल्यू 0 to 1 चेंज हो रही है, ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यू को ले लेंगे, तो ए की वैल्यू क्या है, जीरो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग टर्म हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी, ए। टर्म में अब हमारा फंक्शन सॉल्व हो चुका है, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, एफ इक्वल टू ए डॉट बी। जब हम मिड टर्म को लेकर सॉल्व कर रहे थे तो हमारा क्या मिल रहा था, प्लस में मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या है, मैक्स टर्म को लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो जो भी हमारी टर्म्स आएंगी उनका हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में है। तो ये एक टर्म हमारी यहाँ मिली और एक टर्म हमारी यहाँ मिली, दोनों टर्म का हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, एफ इक्वल टू ए डॉट बी। थैंक यू।